Welcome to my YouTube channel, my study with me. Now let us be discuss about first come first serve scheduling algorithm, which is also known as FCFS. Criteria: arrival time, mode, non-preemption. Arrival time means किस टाइम पे एक प्रोसेस CPU में पहुंचती है, और मोड नॉन प्रीएम्पशन मीन्स कितना टाइम उसको लगेगा प्रोसेस होने में. देयर इज़ नो फिक्स्ड प्रोसेस टाइम. तो उसको हम एक तरह से अनलिमिटेड टाइम्स भी बोल सकते हैं. नाउ लेट अस सी एग्जांपल. कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम. हमें क्या निकालना है? एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है. तो प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5 दी हुई हैं, उनके अराइवल टाइम दिए हुए हैं, बस टाइम दिए हुए हैं. तो हमें चार्ट से हम उसका वेटिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे. तो जेआर चार्ट की स्टार्टिंग जब भी होगी वो 0 से होगी. 0 का मीन्स है अराइवल टाइम. 0 पे कौन सी प्रोसेस अराइव्ड हुई, जो थी P4, और उसका ब्रश टाइमिंग कितना था? 3. मतलब उसे कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में? 3. और इस बीच फिर इसमें देखेंगे हम. उसके बाद फिर सबसे कम अराइवल टाइम कौन सी प्रोसेस का था? उसके बाद था P3 का. P3 का ब्रश टाइमिंग कितना है? 8 उसका ब्रश टाइमिंग है. बट वो अराइव्ड कब हो गई थी? 0 और 3 के बीच के टाइम पीरियड में वो अराइव्ड हो गई थी. इसलिए हमने 8 ब्रश टाइमिंग और प्लस P4 के ब्रश टाइमिंग को ऐड कर दिया. तो ये क्या हो गया? 11. अब हम देखेंगे फिर कौन सा किसका ब्रश टाइमिंग अराइवल टाइमिंग कम है. तो P1 का अराइवल टाइमिंग कम है. उसका अराइवल टाइमिंग कितना है? 2. P1 को ब्रश टाइमिंग कितना लग रहा है? 6. तो वो उसका 6 ब्रश टाइमिंग, और जो एंटर्ड हुई वो 3 से 11 के बीच में, उसको जोड़ देंगे. 11 + 6 17. अब उसके बाद देखेंगे फिर कौन सी फिर किसका अराइवल टाइम कम है. उसके बाद P5 का अराइवल टाइम कम है. तो उसका ब्रश टाइमिंग कितना है? 4. तो हम उसकी ब्रश टाइमिंग को 4 को 17 में ऐड कर देंगे. तो ये हो गया 21. फिर लास्ट में बचती है हमारी P2, जिसका ब्रश टाइमिंग था 3, और उसके ब्रश टाइमिंग को हमने किस में ऐड कर दिया? 21 में. तो ये हो गया 24. FCFS में मेन हम क्या देखते हैं? अराइवल टाइम. जिसका सबसे कम अराइवल टाइम होगा वो सबसे पहले लिखी जाएगी. फिर उसके बाद उससे कम वाले का, जैसे ही सबसे कम 0 का P4 का था अराइवल टाइम, उसके बाद P3 का, फिर P2 का, P1 का, फिर P5 का, फिर P2 का. फिर हम उनका ब्रश टाइमिंग देखते हैं. फिर जो उनका ब्रश टाइमिंग होगा, जैसे P4 का 3 था, फिर P3 का 8 था, तो 8 में हमने 3 को ऐड कर दिया. फिर 11 हो गया. फिर P3 का ब्रश टाइमिंग देखा हमने, वो 8 था, 11 हो गया. फिर हमने P1 का ब्रश टाइमिंग देखा, वो 6 था, उसको 6 ऐड कर दिया, तो 17 हो गया. इस तरह से ये जो था हमारा चार्ज बनता है FCFS में. FCFS में हम मेन क्या देखते हैं? अराइवल टाइमिंग देखते हैं, किसकी सबसे कम है. जिसकी सबसे कम होगी उसके अराइवल टाइम को हम पहले लिखेंगे. उसके बाद फिर हम उसके ब्रश टाइमिंग में सेकंड वाले उसको ऐड कर देंगे, प्रोसेस की ब्रश टाइमिंग को. अब हम देखते हैं कंप्लीशन टाइम. कंप्लीशन टाइम एक प्रोसेस को कितना टाइम लगा कंप्लीट होने में. तो P1 प्रोसेस को कितना टाइम लगा? 17. कंप्लीशन टाइम 17. P2 को 24, P3 को 11, P4 को 3 लगा, P5 को 21 लगा. ये था हमारा कंप्लीशन टाइम में किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा. फिर हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम. तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. जो हमारा कंप्लीट टाइम था माइनस अराइवल टाइम. तो कंप्लीशन टाइम क्या था हमारा? 17. अराइवल टाइम क्या था? 2 माइनस 15. 24 माइनस 5 19. फिर टाइम -1 10. 3 0 3 माइनस 0 3.
21 माइनस 4 17। अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइमिंग। टर्न अराउंड टाइम जो था उसमें से हम ब्रश टाइमिंग को माइनस कर देंगे। 15 माइनस 6 9, 19 माइनस 3 16, 9 माइनस 8 2, 3 माइनस 3 0, 17 माइनस 4 13। तो ये जो था हमारा वेटिंग टाइम निकला। हमें क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम जितना भी वेटिंग टाइम था सबको ऐड कर देंगे 5 प्रोसेस का। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी थी 5, इंटू का 5 प्रोसेस के वेटिंग टाइम का सम कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 8। तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारा कितना आ गया 8। एवरेज वेटिंग टाइम हमारा कितना आ गया 8, जो कि हमें कैलकुलेट करना था FCFS में। FCFS में क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो सबसे पहले CPU में आएगी वही सबसे पहले सर्व होगी। इसमें सबसे ईजी होती है ये। और सबसे इसमें हम क्या देखते हैं, मेन अराइवल टाइमिंग। इसका सबसे कम अराइवल टाइमिंग होगा सबसे पहले वाली प्रोसेस। फिर हम उसका ब्रश टाइमिंग देखेंगे, वो लिखेंगे पहली प्रोसेस में। फिर जब हम देखेंगे सेकंड प्रोसेस जो हमें लिखनी होगी जी चार में, उसमें हम देखेंगे। फिर उसके बाद पहली वाली प्रोसेस के बाद किसका और कम टाइम है बाकी रिमेनिंग प्रोसेस में से, फिर हम उसको लिखेंगे। फिर जो उसका ब्रश टाइमिंग होगा वो प्लस जो पहली वाली प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लगा वो, उसको हम ऐड करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जियांश चार्ट बनता है। इस तरह से हमारा कंप्लीशन टाइम निकलता है। कंप्लीशन टाइम मतलब किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम, टर्न अराउंड टाइम उसको कितना टाइम लगा उस दौरान, फिर वेटिंग टाइम उसको कितना वेट करना पड़ा। ये जो होती है हमारी FCFS है। मोड मतलब नॉन प्रीएम्पशन है। नॉन प्रीएम्पशन का मतलब उसको कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर इसमें मोड होता प्रीएम्पशन मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड, मतलब एक प्रोसेस CPU में गई उसको, मतलब जैसे कि 5 मिनट टाइम तक ही, मतलब 5 मिनट तक ही उस प्रोसेस को CPU में रहना है, उसके बाद प्रोसेस होके आना ही है। अगर नहीं होगी तो फिर दूसरी प्रोसेस आ जाएगी। तो इस तरह से प्रीएम्पशन का मतलब होता है टाइम पीरियड। और नॉन प्रीएम्पशन का मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो इसलिए ये जो था हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।